ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये वाला जो लेक्चर है हमारा चैप्टर 5 का रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। पूरा चैप्टर सम अप करके आप लोग आंसर्स दो मुझे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, सीक्वेंशियली जाएंगे जो भी मॉड्यूल का सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो ये था कि कुछ बिजनेसेस रहते हैं, बेसिकली चैप्टर 5 इज ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, मतलब जो भी हमारे बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बोलो कितने लेयर्स में डिवाइड किए हैं ये फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस को? 3। फर्स्ट लेयर किसकी है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, मतलब जिनको हम लोग हमारे बिजनेस के पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कांटेक्ट करने वाले हैं। सेकंड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दैट मींस ये जैसे इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, बैंकिंग जो हमको डायरेक्टली हेल्प कर रहा है। थर्ड, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, हमको इसमें डिटेल में डिस्कशन है अबाउट फंडिंग एंड नॉन फंडिंग। मुझे बोलो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस कितने हैं हमारे अभी चैप्टर 5 में? फर्स्ट आरबीआई, सेकंड सेबी, थर्ड सीसीआई, सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फोर्थ आईआरडीएआई, ठीक है। और फंडिंग इंस्टीट्यूशन में नाबार्ड जो डेवलपमेंट बैंक का अपेक्स बैंक है वो एक ही पढ़ने वाले हैं, एक्सिम बैंक भी है, फिर उसके बाद में सिडबी भी है बहुत सारे, हाँ ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मैं कुछ पूछती, मुझे आंसर्स दो, कौन होगा वो पर्सन? कौन है जो बडिंग बिजनेसेस को हेल्प कर रहा है लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स में? एक्सेलरेटर मतलब बिजनेस को ग्रो करवाने में, बडिंग बिजनेस मतलब स्टार्ट हो चुका है, अभी ग्रोइंग बिजनेस है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन है जो यंग न्यूली फॉर्म बिजनेसेस को टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है? वो है बिजनेस इंक्यूबेटर। आपको मैंने वो एग वाला बोला था, उससे याद रहता, मतलब एकदम न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद में कौन है जो हमारा शिपमेंट अरेंज करवाता है? फ्रेट फॉरवर्डर। क्या फ्रेट फॉरवर्डर खुद एक लॉजिस्टिक कंपनी है? लॉजिस्टिक कंपनी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाली कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी, उसको अरेंज करवाने वाली कंपनी फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर कभी भी शिपमेंट नहीं करता है, सिर्फ अरेंज करता है। एयरलाइंस हो गया, रेलवेज हो गया, इन सबसे बात करके अपना गुड्स उनको पहुंचा देता है और फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कंपनी करता है। फिर उसके बाद में कौन है जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मर्चेंट बैंकर्स मतलब जो ऐसे दुकानदार ब्याज भत्ते का काम करते हैं, वो लोग कभी भी ये नहीं है फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ठीक है। वहां पे वर्ड लाइन है एक, यहाँ पे क्लियरली, एक सेकेंड सुनो। It may be noted that merchant bankers, financial consultants are not themselves the financing institutions. Banks finance provide करते हैं, merchant bankers और financial consultants नहीं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हमको बताते हैं हमने जो लोन लिया है उसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, या फिर लोन लेने के लिए प्रोसीजर क्या है, ये सब चीजें। उसके बाद में मर्चेंडाइजर मतलब हमको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस में, ओके ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, एक टाइमलाइन बनाए थे। 1948 में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था और आईडीआरए भी आया था। 5 ईयर प्लान फर्स्ट और आईडीआरए दोनों भी साथ में। नेक्स्ट उसके बाद 56 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, हाँ, और 1999 तो हमको पता है एलपीजी, बहुत इजी है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हुए बिजनेसेस, ठीक है। फिर ये वाला पैराग्राफ मैंने स्किप किया था, इसमें कुछ भी नहीं है, इंट्रोडक्शन है कि नॉन, एक बार रीड कर लेंगे जस्ट प्लेन। नहीं, ये वाला मैंने स्किप किया था कि पहले हम लोग पूरा रीड कर लेंगे बोल के। The institutions such as Reserve Bank of India, which is the central bank of the country, the Securities and Exchange Board of India, which is the apex body of securities exchanges, and Competition Commission of India, which is the rule setter for fair play in business, provide the supra context of business facilitation. Supra context मतलब upper hand, मतलब एकदम superior quality का business facilitation. Then there are industry specific business facilitators too, such as Insurance Regulatory and Development Authority, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द लाइक, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं।
In addition to a broad general description of their roles and functions, our emphasis here would be on their respective roles as business facilitators. Here it would be pertinent matlab important, to mention that there are several other non-funding institutions that facilitate businesses right from pre-formation to product and process testing, training of manpower, and a host of business extension services. मतलब right from बिजनेस स्टार्ट करना, वहां से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट टेस्टिंग, जो भी लेबर है उनको कैसे स्किलफुल बनाएंगे, ये सब चीजें में हेल्प करने वाले फैसिलिटेटर्स. फॉर एग्जांपल, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट focuses on training the trainers in entrepreneurship development. Entrepreneurship Development Institute is the national level apex organization for entrepreneurship development. Underline this. ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा है जो नेशनल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अपेक्स है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एडीआई. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया. Then there are 30 micro, small and medium enterprise development institutes and 28 branches micro, small, medium enterprise development institutes, formerly SISIS. SISIS क्या है पता नहीं, देखेंगे. Set up in state capitals and other industrial cities all over the country for providing a host of services to the entrepreneurs, small businesses. These institutes render consultancy services, prepare state industrial profiles, and conduct district level industrial potential surveys. Besides, these institutes prepare project profiles and facilitate quality control and upgradation in these enterprises. There are several commodity boards and export promotion councils that assist businesses in their international forays. Forays matlab areas, okay? Institute like Indian Trade Promotion Organization and India Brand Equity Foundation aim to enhance India's image as sourcing partner and investment destination. We should not forget the facilitative role of government schemes such as Make in India, Startup India for furthering facilitating Indian businesses. सब फेंका फाकी है, मैं सिर्फ आपको SISIS का फुल फॉर्म बोलती हूँ. क्या हुआ? क्या? इस पैराग्राफ में और कुछ डाउट है क्या, वो SISI के अलावा? हाँ, रेंडर दी सर्विसेज मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना. स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, SISI मतलब स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, फिर हम लोग आए थे RBI की तरफ. RBI क्या फंडिंग इंस्टीट्यूशन है कि नॉन फंडिंग? RBI फंडिंग इंस्टीट्यूशन है कि नॉन फंडिंग? नॉन फंडिंग. ठीक है, क्या कर रहे हैं, नॉन स्लो बोल रहे हैं एकदम हल्लू, फिर फंडिंग बोल के चिल्ला रहे. मतलब मैम मैं तो सही बोला था. ठीक है, मुझे बोलो RBI का डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मनीष? 1 अप्रैल 1935. और कौन से एक्ट के अंडर? RBI एक्ट. मुझे बोलो सेंट्रल ऑफिस ऑफ RBI कहाँ था एस्टेब्लिशमेंट के टाइम? कोलकाता. और अभी कब से? RBI के फंक्शंस कौन गवर्न करता है? RBI के फंक्शंस कौन गवर्न करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. रोल ऑफ RBI बहुत इजी था कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल मार्केट्स में. अपेक्स बैंक है हमारे कंट्री का, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को बनाने में. फिर उसके बाद में साउंड बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करता है. हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, प्रोवाइड्स गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट. सब यही था. याद है? नहीं याद है तो भी याद करो अब. फिर फंक्शंस ऑफ RBI में देखे थे, RBI मिंटिंग ऑफ मनी करता है. ओके, मुझे बोलो कौन से नोट्स एंड कॉइन्स मिंट करता है RBI? All notes and
एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आरबीआई मिंट नहीं करता है. ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, ऐसा है वो. ठीक है, एक्सेप्ट के बाद बाकी सब लाइन्स है. ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर मिंटेड बाय आरबीआई. फिर वो जो बचा हुआ है वो कौन मिंट करता है? गवर्नमेंट. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिंट करते हैं. ठीक है, उसके बाद में बैंकर टू द गवर्नमेंट. मुझे बोलो, क्या गवर्नमेंट बैंक्स हमारे आरबीआई से लोन ले सकते हैं? गवर्नमेंट कभी भी, कितने भी टाइम के लिए? रीपेबल अप टू 90 डेज. ओके, रीपेबल अप टू 90 डेज. बैंक से मुझे बोलो, गवर्नमेंट सिर्फ आरबीआई से ही लोन ले सकती है, बाकी किसी भी कमर्शियल बैंक से नहीं. वो भी सिर्फ 90 डेज के लिए. अगर एक्स्ट्रा लेना है तो फिर वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी फंड्स, इनके पास जाओ. इंटरनेशनल, हाँ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यस. फिर उसके बाद में गवर्नमेंट क्या अपने ग्रांट या फिर अपने डिपॉजिट्स या फिर अपने सब कुछ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, क्या आरबीआई के थ्रू चैनलाइज करती है? अपने सिक्योरिटीज भी आरबीआई के थ्रू मार्केट में पहुंचाती है. सिक्योरिटीज क्यों इश्यू करती है गवर्नमेंट? मार्केट में का क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, जनरल पब्लिक के हाथ में जो पैसा है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करती है. बहुत डिटेल में बोला भी था मैंने. फिर सब हो गया. ऐसा ही सब कुछ है. इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ऑल में हेल्प करना. गिल्ट एज मार्केट मतलब मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बैंकर टू द बैंक्स. मुझे बोला कौन से एक्ट्स के अंदर आरबीआई गवर्न कर सकते बैंक्स को? एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ये दोनों भी एक्ट अथॉरिटी देते हैं आरबीआई को. ठीक है, टू कंट्रोल द रेगुलेशंस ऑफ बैंक्स, टू रेगुलेट द बैंक्स बेसिकली. उसके बाद में बैंक्स को काबरा, बैंक्स को फोन मस्त ऐसा फोन यूज कर. सुन रहा था तू? ऐसे कॉपी मत करो, सुनो. मुझे बोलो, हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखे थे ये चीज. बैंक्स के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उनको टोटलिटी में क्या बोलते हैं? बॉयज बोलो, बोलो. डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. बैंक क्या डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का पूरे के पूरा लोन दे सकती है? कुछ रिजर्व रखना पड़ता. CRR एंड व्हाट इज CRR? मीनिंग ऐसे एग्जाम में लिख के आ रहता कुछ तो उन्होंने भी देता. आरबीआई के पास रिजर्व रखते क्या? आउट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज क्या कितना परसेंटेज है प्रेजेंटली? 4% इन फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट. सेकेंड इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. जो बैंक्स किसके पास मेंटेन करती है? खुद के पास. बैंक्स को कितना रेट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज रखना पड़ता है? SLR 18% प्रेजेंटली. ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में रखना पड़ता है? लिक्विड एसेट्स. इसमें कैश आ गया, बहुत सारी चीजें आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया. ठीक है, मुझे बोलो, आरबीआई को अगर बैंक्स को मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसे प्रोवाइड करना है तो क्या करेंगे? वो CRR और SLR कम कर देंगे. इनवर्स रिलेशन है, समझा? अगर क्रेडिट बढ़ाना है मार्केट का तो CRR और SLR कम कर दो. मार्केट में से क्रेडिट निकाल लेना है, उनको पैसे नहीं देना है, परचेसिंग पावर कम करना है तो CRR और SLR. बहुत इजी है, समझ में आ रहा ना सबको? CRR SLR बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक के पास पैसे कम रहेंगे लोन देने के लिए, जिसकी वजह से लोगों के पास कम पैसे मिलेंगे, जिससे उनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा. ऐसे वर्क करती है हमारी इकोनॉमी. उसके बाद में कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. बहुत इजी है. मुझे बोलो, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? इजी है. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट. इंडिया दूसरे सभी कंट्रीज को एग्रीगेट में मिला के जितने पैसे देना है माइनस जितने पैसे आना है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. जनरली हमको ये जो नेट शेल में रहता ना, ये हमको डेफिसिट ही रहता, मतलब हमको पे ही करना पड़ता हमेशा. ठीक है, तो ये सब कुछ मैनेजमेंट का काम करती है आरबीआई.
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसके हम लोगों ने देखा था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। प्रमोशनल फंक्शंस मतलब लोगों में बैंकिंग हैबिट्स को बढ़ाना, एटीएम्स या फिर बैंकिंग सर्विसेज गांव-गांव तक पहुंचाना, बैंक्स के ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा ओपन करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हो, ये सब चीजें इंश्योर करना। दिस ऑल आर प्रमोशनल फंक्शंस। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, मैंने बोला था हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन बैंक के पास अपने आप रहते हैं जो आरबीआई के पास कलेक्ट होते रहते हैं, और उनको अगर चाहिए तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। अभी आरबीआई बिजनेस फैसिलिटेशन, मैं अकेली पढ़ रही क्या, तुम लोग आंसर दो। आरबीआई बिजनेस फैसिलिटेशन में कौन से पॉलिसीज बनाता है? दो, करेंसी पॉलिसी एंड, मुझे बोलो करेंसी पॉलिसीज का मीनिंग एग्जांपल। डीमोनेटाइजेशन एंड रीमोनेटाइजेशन, यस। मिंटिंग ऑफ मनी कितना करना है, वो सब चीजें, फॉरेन एक्सचेंज कितना मेंटेन, सब कुछ। क्रेडिट पॉलिसीज में दो टाइप से, क्वालिटेटिव एंड, हाँ क्वालिटेटिव का एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर्स को कितना लोन देना है, ठीक है। हाँ? आपको बोल रही मैं, फर्स्ट बेंच सामने देखो, प्रायोरिटी सेक्टर्स को कितना लोन देना है। क्वांटिटेटिव मतलब एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब से कंट्रोल करती है आरबीआई। हम लोग एक एक से डिस्कस कर लेंगे, बाकी के सुन लो। फिर मैंने बोला था 1% इज इक्वल टू हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स। आरबीआई कभी भी ऐसे नहीं बोलती 0.25% से कम हो रहा, वो बोलती है 25 बेसिस पॉइंट से कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये सब हो चुका था, हाँ ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी ये ठीक है, वो लाइफ ब्लड एंड ऑल सब कुछ। अभी मुझे बोलो व्हाट इज बैंक रेट। बैंक्स आरबीआई से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं उसको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? मीनिंग कितने वीक से ज्यादा, और अगर 2 वीक के अंदर के लिए लोन लेना है तो रेपो रेट। उसको क्या बोलते हैं दूसरी चीज? रीपर्चेस रेट, यस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारे मतलब बैंक्स जो है वो अपने सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को बेच देते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे ले लेते हैं, फिर वापस से विद इन 2 वीक्स वो सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। हाँ, रेपो रेट उसको बोलते हैं, रीपर्चेस रेट। फिर रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई के पास अपने पैसे डिपॉजिट करती है बैंक, जो भी सरप्लस मनी है बैंक के पास वो डिपॉजिट करने के लिए रिवर्स रेपो रेट मिलता है बैंक को। और इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि डिस्काउंट रेट इजी है, छोड़ दो। एक चीज सुनो, कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स का डिफरेंस देखे थे हम लोगों ने। कमर्शियल बैंक्स टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट करता है, क्या डेवलपमेंट बैंक करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट। फिर वो लोन किस में से देते हैं? सीआरआर, एसएलआर, और गवर्नमेंट उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू प्रोवाइड दी लोन्स डेवलपमेंट बैंक्स को। डेवलपमेंट बैंक का जो मोटिव है वो है सोशल कंसर्न्स या फिर सोशल वेलफेयर। कमर्शियल बैंक्स का है हाँ मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है उनका प्रॉफिट्स अर्न करना बेसिकली, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स भी देते हैं फॉर प्रॉफिट्स। डेवलपमेंट बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी सोशल वेलफेयर मोटिव से। इजी? 2 मिनट रुको। सेबी स्टार्ट करेंगे। सेबी का मुझे बोलो कि सबसे पहले तो सेबी क्या चीज को रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट, सीधा सीधा कैपिटल मार्केट, ठीक है। और आरबीआई जो है वो मॉनेटरी मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। आरबीआई रेगुलेट्स द मनी मार्केट, इट इज द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर सेबी का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1992, 12th ऑफ अप्रैल 1988। और इसका एक्ट कब आया? विथ इफेक्ट फ्रॉम
30 जनवरी 1992। ठीक है, इसके पहले कौन था जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज अंडर कैपिटल कंट्रोल एक्ट 1947। सेबी के ऑफिसेस है, सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर्स मुंबई, फिर 4 रीजनल ऑफिसेस है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं बोल दो। एक चेयरमैन है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 members ईच, मतलब 1 member ईच फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंटेड बाय सीजी, 1 member amongst the members of RBI appointed by 5 members out of which at least 3 must be whole time members, at least 3 है, 4 नहीं है, majority members whole time चाहिए, appointed by CG। फिर इसके बाद functions में responsive to 3 groups, 3 I's बोला था मैंने, issuer of securities, investors and market intermediaries। फिर 3 functions perform करता है, quasi legislative, quasi judicial, quasi executive। सेबी के जो भी decisions है क्या वो final है? Yes बोलने वालों। फिर किसके आगे, किसके पास जाके अपील कर सकते हैं? सेक्रेटरीज अपीलेट, उसका भी डिसीजन पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट। सेक्रेटरीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर्स है? प्रेजेंटली हेडेड बाय powers of SEBI बहुत easier to amend and approve the bylaws of stock exchanges, to call for the returns and books of accounts from stock exchanges and call for the returns from नहीं है, inspect the books of accounts of financial intermediaries like Zerodha and all। financial intermediary के सामने लिख लो, तुमको confusion होगा, brokers रहते हैं Zerodha, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ये सब कुछ एंजल ब्रोकिंग सब कुछ। फिर उसके बाद में कुछ कंपनीज को कंपल्शन भी करवा सकता है टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अभी सीसीआई क्या सेबी के हो गए ना, क्वाजी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, 2 ही फंक्शंस है, एक तो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द कैपिटल मार्केट, इजी है। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पहले कौन सा अथॉरिटी था? एमआरटीपी एक्ट, मतलब मोनोपोलीज इन ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या चीजें करता है? 4-5 फंक्शन थे जो 5-6 बार रिपीट हुए थे, पढ़ के बोलो। फंक्शंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीआई, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, प्रिवेंट द एडवर्स प्रैक्टिसेस, ठीक है, प्रिवेंट द एडवर्स प्रैक्टिसेस, प्रमोट द कंपटीशन इन अ मार्केट। फिर इसके बाद में प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स और फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोवाइड करना टू द स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस। ठीक है, मतलब को एग्जिस्टेंस बेसिकली इंश्योर करता है। यहाँ पे जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है उनको प्रिवेंट करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा क्या मतलब एस्टेब्लिशमेंट का डेट क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? 14 अक्टूबर 2003 अंडर कंपटीशन एक्ट, और इसमें मेजर अमेंडमेंट कब हुए थे? 2007 में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में कंपटीशन के बेनिफिट्स क्या क्या है? पनिशेस द लगार्ड्स, फिर उसके बाद में इनोवेशन लेके आता है, कॉस्ट मतलब बेटर प्राइसेस पे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है कंपटीशन। उसके बाद में जो भी स्मॉल बिजनेसेस है उनको एनकरेज करता है इनोवेशन के लिए, कस्टमर्स को वैरायटी मिलती है, चॉइसेस मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, ये सब कुछ चीजें था। फिर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन को पता है यार, छोड़ दो। हाँ, इसमें मेंबर्स बोलो मैनेजमेंट में कितने लोग हैं? 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, टोटल 7। सेबी में टोटल 9 थे, सीसीआई में इतना ही था। ठीक है, आईआरडीआई, मुझे बोलो आईआरडीआई का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1999 है। 2000 भले ही वो टेबल में बोला है, बट हम लोग 1999 पे स्टिक रहेंगे एटलीस्ट जब तक कुछ अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं आता हमारे सिलेबस में। ठीक है, 1999
मुझे बोलो IRDAI के ड्यूटीज एंड पावर्स कौन से सेक्शन में बोले? सेक्शन 40। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो MTP में क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास टैरिफ एडवाइजरी कमिटी है, तो इट इज IRDAI। मैंने बोला था आपको कि जो भी इंश्योरेंस का रेट्स क्या रहेगा ये सब कुछ चीजें टैरिफ एडवाइजरी कमिटी बोलती है, जो IRDAI में स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ पे कहीं तो है फंक्शंस में टैरिफ। तीनों भी एक एक अलग अलग बेंच पे बैठो जल्दी से। ये 1 2 3 सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमिटी, दैट मींस IRDAI का स्पेशल कमिटी है टैरिफ एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, उसके बाद में मुझे बोलो कौन सा ईयर से इसका FDI रेट चेंज हुआ है? 2013 है क्या? 13 में तो बिल प्रपोज किया था, पास हुआ 2014 में, तो एप्लीकेबल फ्रॉम 2014 रहता। जुलाई 2014 से IRDAI में मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI कितना है, उसके पहले कितना था? 26। अभी 49% है, जुलाई 2014 के पहले 26% था। इतना ही है, इसमें इजी है सब कुछ। ये मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, उसके बाद में सुपर एन्युएशन, एन्युइटी ड्यू सब बोला था ना मैंने, याद है? लिखा हुआ है सब कुछ आपके पास छोटे छोटे इसमें। ठीक है, अभी ये सब कुछ छोड़ दो। फंडिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ नाबार्ड बचा है, एक बार फटाफट डिस्कस कर लो, कुछ भी नहीं होता। मुझे बोलो सबसे पहले तो हमारा कंट्री में डेवलपमेंट बैंक्स का ओरिजिन कौन सा बैंक है? ऐसा मारूंगी ना मैं तुमको, पकड़। IFCI है, नाबार्ड अपेक्स है, बट ओरिजिन IFCI है। अभी IFCI जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन बन चुका है, वो बैंक नहीं रहा, बट IFCI वाज द ओरिजिन। ठीक है, IFCI का फुल फॉर्म बोल दो अब एक बार का। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईयर 1948। 1948 IFCI ओरिजिन है। उसके बाद में कौन सी बैंक आई? अनिकेत बोलो कौन से ईयर में आया था? 1955 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या अभी भी ये डेवलपमेंट बैंक है? कमर्शियलाइज हो गया 1990s में समथिंग, चैप्टर 3 में आ जाएगा। फिर उसके बाद में और कौन सी बैंक है? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964, है ना? मैं राइट? यस। अभी भी क्या ये एक डेवलपमेंट बैंक है? नहीं है। IDBI में से SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को अलग कर दिया, जो अभी डेवलपमेंट बैंक है, बट बचा हुआ जो एक्चुअल IDBI है वो कमर्शियल बैंक हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 1990। लिखे ना 1990 उधर। फिर नाबार्ड कौन से ईयर में है? 1982। 1982, एम आई राइट? ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म? नाबार्ड का फुल फॉर्म बोलो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या ये अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है हमारे कंट्री का? क्या ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो फोरम है इंटरनेशनल लेवल पे उसमें रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? क्या ये 4000 ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप पे काम करता है? क्या ये स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है? क्या ये अर्बन एरियाज को प्रमोट करता है? रूरल एरियाज के लिए सिर्फ। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंड्री, वाटरशेड डेवलपमेंट, सब कुछ जो भी एग्री सेक्टर से रिलेटेड है उसमें नाबार्ड हेल्प करता है। हो गया, इतना ही है नाबार्ड में। इजी है चैप्टर 5, एग्जाम में दिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग मंडे।